नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन सिद्धांत और आज मैं इसकी तीसरी वीडियो लेकर आई हूँ, तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ। तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं पिछले वाले वीडियो पे कि मैम क्वेश्चंस इंक्रीज कीजिए, मैम वीडियो का टाइम इंक्रीज कीजिए। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग वीडियोस लेकर आ रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि एक जो भी सब्जेक्ट है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे ये अभी तीसरा पार्ट चल रहा है, इसके पहले वाला जो है वो फर्स्ट पार्ट था और जो सेकंड पार्ट था, तो जो अकाउंट्स वाला जो सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादातर जो है 6 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं इनको मैंने 2 वीडियोस के अंदर डिवाइड किया। तो जो मेरी पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे डिस्कस किए थे अकाउंट्स के, कि लेखांकन से कैसे क्वेश्चंस 2017 में और 20 में पूछे, 21 में पूछे गए हैं। उसके बाद ये जो दोनों वीडियोस आई हैं इसके अंदर इन 3-3 चैप्टर्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। तो वीडियो जो है वो लंबी ना बने और रोज प्रैक्टिस हो सके और ज़्यादा दबाव बच्चों पर ना पड़े, इसके लिए इन वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग लेकर आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस कम है या वीडियो का ड्यूरेशन कम है, तो उसका कारण ये है कि हमने एक ही टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप श्रमिक कानून की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर भी हमने 3-4 वीडियोस बनाए थे। उनका कारण यही था कि लेबर लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने उनको वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में, पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया था, ताकि एक बार में लंबी वीडियो ना बने और रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो वीडियो है लेखांकन सिद्धांत की आखिरी वीडियो है। कल से हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक रोकड़ बही हमेशा क्या दर्शाती है। तो रोकड़ बही के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसे इंग्लिश में कैश बुक बोलते हैं। तो कैश बुक में क्या जो है वो शो होता है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर हमारे विकल्प हैं शेष ऋण, जमा राशि, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ हमारा, अगर आपको लगता है कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी है तो जब भी मैं विकल्प बताऊं तो आप इसको यहाँ पे पॉज कर दो, उसके बाद अपना आंसर सोचो, फिर वीडियो को अनपॉज करके आंसर देख लो। तो इससे आपकी भी रियल टाइम में जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो रोकड़ बही एक ऐसी बही होती है जिसमें नगद प्राप्तियों और नगद भुगतानों से संबंधित सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। यह अवधि की शुरुआत में नगद या बैंक बैलेंस से शुरू होती है और आमतौर पर इसे मासिक आधार पर बनाया जाता है। तो रोकड़ बही एक ऐसी कैश बुक होती है। तो इसके अंदर जैसे मेरी कोई दुकान है तो मैं यहाँ पर जितनी भी मेरी नगद प्राप्ति है कि मेरे को इस कस्टमर से इतने रुपए मिले, यहाँ से मुझे इतना पेमेंट हुआ, या मैंने यहाँ पर इतना भुगतान किया, इस जो डीलर है उसको इतने रुपए दिए, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी कैश बुक में मेंटेन करूँगी और इसके अंदर सारा नगद और बैंक बैलेंस से रिलेटेड जो है वो काम होता है और इसे मासिक आधार पर बनाया जाता है। नहीं, मेरी जनवरी की कैश बुक अलग होगी, फरवरी की रोकड़ बही अलग होगी, तो इस प्रकार से ये बनाई जाती है। और इसमें हमेशा शेष ऋण दिखाया जाता है, जमा राशि नहीं, यानी लास्ट में बस शेष ऋण कितना, डेबिट बैलेंस बचा है, तो वो यहाँ पर दिखाया जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर जो है वो विकल्प ए हुआ था। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ट्रायल बैलेंस के संबंध में। तो ट्रायल बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेखांकन के अंदर, उसके बारे में हमसे पूछा है। तो जो पहला कथन है, यह एक ऐसा जो है बैलेंस है जहां विभिन्न जर्नल खातों के शेष को सारांशित किया जाता है। लेखांकन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विवरण है क्योंकि ये सभी खातों की अंतिम स्थिति को दिखाता है और अंतिम विवरण तैयार करने में मदद करता है। तो हमसे यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है। तो हमारा पहला कथन तो गलत है और दूसरा कथन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहला कथन गलत कैसे हो गया। तो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर 2 जो टर्म्स हैं वो डिस्कस किए थे, 2 नहीं 3। तो पहली हमारी थी जर्नल,
उसके बाद हमारी जो दूसरी टर्म थी वो थी लेजर, और अभी जो है ये तीसरी टर्म आई है, इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो जर्नल को ऐसे समझो कि जर्नल का मतलब क्या, जनरल यानी सामान्य, यानी जो नॉर्मल वाले जो लेन देन होते हैं। तो जर्नल होता है वो पहला खाता होता है, इसके अंदर हम नॉर्मल लेन देन लिखते हैं। फिर जो उसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, यानी थोड़ी बहुत और अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं, तो जहाँ तो कुछ ऐसे सामान्य लेन देन लिखा जाता है, उसके बाद उसको एडवांस वर्जन पे जब लिखते हैं तो उसे लेजर में लिखते हैं, और फिर लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जैसे लेजर जो है वो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का बना, तो ऐसे हो सकते हैं 5 से 10 या 20 लेजर बन गए हो, तो वो जो 5 से 10 या 20 लेजर बने हैं उनके अंदर कोई गलती तो नहीं हुई है, और उन सबको कंपाइल करके 5-10 को यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में बनाया जाता है। यानी ये अगर हम बात करें तो ये बेटा, ये पापा और ये दादाजी, यानी दादाजी सबसे बड़े हैं, तो यहाँ पर दादाजी के पास में सारे के सारे लेजर्स होंगे, यानी एक बेटा है, 5-10 पापा भाई हैं, और यहाँ पर जो है ट्रायल बैलेंस में दादाजी, यानी ये सबके भी बड़े हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, बड़ा स्टेटमेंट, जिसमें अलग अलग लेजर खातों के बैलेंस को सारांशित किया जाता है, ताकि लेजर खातों में प्रविष्टि की गणितीय सटीकता की जांच की जा सके। लेखांकन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विवरण है। तो यहाँ पर हमारे कथन के अंदर लेजर की जगह जर्नल लिखा हुआ था, जबकि ये लेजर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सभी खातों की अंतिम स्थिति दिखाई जाती है, जो मैंने बताया आपको, फाइनल बैलेंस बनता है, और अंतिम विवरण तैयार करने में ये मदद करता है, और ये साल में अंत में तैयार किया जाता है, यानी पूरे साल तो लेजर बनता है और लास्ट में जो है वो ट्रायल बैलेंस बनता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, लेखांकन के संबंध में आयोग की त्रुटि क्या होती है। तो अगर हम इतने सारे खाते बना रहे हैं तो इनमें गलतियां होना भी जायज़ है, तो उन गलतियों को त्रुटि कहा जाता है। तो यहाँ पर हमसे 4 विकल्प दिए हैं। खातों की पुस्तकों में लेन देन या किसी वस्तु की दर्ज में लेखाकार की विफलता, इसका अर्थ है कि लेन देन दर्ज करने में मौलिक लेखांकन के सिद्धांतों के अनुप्रयोग में गलती की गई है। यह लेन देन के गलत रिकॉर्ड को रखना है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ पे जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इतने सारे खाते बनते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो उनमें त्रुटि होने की जो है बहुत ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी होती है कि त्रुटियां वहाँ पर हो सकती हैं। तो 3 तरह की त्रुटियां होती है। यहाँ पर त्रुटियों का वर्णन है, कमीशन की त्रुटि, चूक की त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि। तो हमसे कमीशन की त्रुटि, आयोग की त्रुटि जो है वो प्रश्न में पूछा गया था। तो 3 तरीके से गलती हो सकती है। गलती एक ही तरीके से नहीं होती, 3 तरीके से होती है। कि अगर गलत लेन देन का रिकॉर्ड, यानी मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अपनी कंपनी का जो है अकाउंट बना रही हूँ, लेखा बना रही हूँ, और मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाते बनाते ऐसी गलती कर दी, यानी मैंने यहाँ पर उस गलती को गलत दर्ज कर दिया, यानी 5,000 का लेन देन था, मैंने उसको 6,000 का लिख दिया, यानी 1,000 मैंने ज़्यादा लिख दिया, यानी मैंने गलत रिकॉर्डिंग कर दी, गलत चीज़ यहाँ पर लिख थी। तो इसको गलत रिकॉर्ड करना जो होता है उसको कमीशन की त्रुटि बोलते हैं, आयोग की त्रुटि बोलते हैं। और ये आमतौर पर जो अकाउंटेंट होता है उसके ध्यान न लगने या लापरवाही के कारण ऐसी गलती होती है। दूसरी होती है चूक की त्रुटि, यानी एक 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का जो लेन देन था उसे मैं लिखना ही भूल गई, यानी पूरा का पूरा ये गायब ही हो गया, तो उसे बोलते हैं चूक की त्रुटि। यानी किसी लेन देन या वस्तु के रिकॉर्ड करने में लेखाकार की विफलता, यानी लिखना ही भूल गए। तो ये पूर्ण चूक या आंशिक चूक हो सकती है, यानी गलती से मैंने 5,000 की जगह और गलत कोई टर्म लिख दिया या लिखना ही भूल गई, तो उसे बोलते हैं चूक की त्रुटि। तीसरी होती है सिद्धांत की त्रुटि, यानी खातों की किताब में लेन देन तो दर्ज करने में मौलिक लेखांकन सिद्धांत के अनुप्रयोग में गलती की गई है, यानी यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखने में ही गलती कर दी, यानी डेबिट में लिखना था देने में, और मैंने उसको क्रेडिट में लिख दिया, यानी मैंने इसमें मौलिक गलती कर दी, यानी डेबिट की जगह क्रेडिट ही लिख दिया। तो पूरी ही गलती जो है वो बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं सिद्धांत की त्रुटि, यानी गलत सिद्धांत मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने
तीनों त्रुटियों के बारे में, लेखांकन में जो त्रुटियां होती हैं उनके बारे में जाना। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो लेखांकन के संदर्भ में मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास के बारे में हमने पिछली अकाउंट्स की वीडियोस में भी पढ़ा था और फिर से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसके बारे में जानने के लिए एक और प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ विकल्प ए है, ये उपयोग समय बीतने या प्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट है। ये उपयोग समय बीतने या प्रचलन के कारण निश्चित देनदारियों के मूल्य में गिरावट है। ये त्रुटियों का समूह है जो एक दूसरे को बेअसर करता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प ए कि ये उपयोग समय बीतने और प्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और मूल्यह्रास के बारे में और जानते हैं। तो जो अचल संपत्तियां होती है जिन्हें तकनीकी रूप से मूल्यह्रास योग्य संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक बार उपयोग में लाने के बाद उनके मूल्य को कम कर देती है। जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे एक कुर्सी है, तो कुर्सी अगर मेरे ऑफिस में लगी हुई है, कुर्सी या टेबल, तो वो मेरी इस कंपनी की संपत्ति है, यानी मेरी संपत्ति है, मैंने इसको अपने पैसों से लिया। लेकिन ये जो कुर्सी है इसको मैं साल भर यूज़ करूँगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कोई पैर टूट जाएगा या फिर हो सकता है पूरी ही खराब हो जाए, तो यानी इसके मूल्य में ह्रास हुआ। यानी अगर मैंने 100 रुपये की कुर्सी ली थी तो वो 80 रुपये की एक साल में हो गई, फिर और जो है 60 की हो गई, फिर और जो है वो 40 की हो गई। यानी इसके मूल्य में क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, यानी इसके मूल्य में कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो है डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं। यानी अचल संपत्ति जो कुर्सी होती है वो अचल संपत्ति, यानी ये कहीं जाएगी नहीं, मेरी ही संपत्ति है, लेकिन इसमें मूल्यह्रास हो रहा है, यानी इसका मूल्य में गिरावट हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो इसका उपयोग है, इसका मतलब अर्थ है कि उपयोग समय बीतने या प्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट, मतलब अचल संपत्तियों के समय के साथ मूल्य खोने के लिए उत्तरदायी, यानी मूल्य जो है वो कम होता जाता है। तो ये मुनाफे के खिलाफ लगाया जाता है और आय विवरण से घटाया जाता है। यानी मेरा अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ था कंपनी में, तो मैं उसमें से ये 80 रुपये या 100 रुपये जो है वो माइनस करूँगी। यानी मेरा प्रॉफिट तो 10,000 का हुआ था, लेकिन 80 रुपये यहाँ से माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि 80 रुपये का मेरा मूल्यह्रास भी हुआ, और ये आय विवरण से जो है वो लाभ और हानि के विवरण से घटाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, लेखांकन में प्रोविजन और रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो दो यहाँ पे बातें होती है, प्रोविजन और रिजर्व, तो इनके बारे में हम इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो प्रोविजन जो होता है वो किसी व्यवसाय के अप्रत्याशित दायित्वों के लिए रखा गया लाभ का हिस्सा है, जबकि आरक्षित क्या होता है? रिजर्व जो होता है ज्ञात देनदारियों या खर्चों को पूरा करने के लिए अलग रखे गए व्यवसाय से धन का हिस्सा है। लाभ और हानि विनियोग खाते को डेबिट करके रिजर्व बनाया जाता है, जबकि लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रोविजन बनाया जाता है। यहाँ हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है हमारा। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर खुद सोचें, फिर उसको अनपॉज करके आंसर देखें। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन जो है वो गलत है और दूसरा कथन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते और लेखांकन में प्रोविजन और रिजर्व के बारे में और जानते। तो रिजर्व को हिंदी में आरक्षित बोलते हैं, तो दोनों ही आप टर्म्स याद रखें। तो प्रोविजन और रिजर्व तब बनाए जाते हैं जब हमारा पूरे साल का प्रॉफिट निकल के आ जाता है, तो दो चीज़ें बनती है, जिसे पहले को बोलते हैं प्रोविजन और दूसरे को बोलते हैं रिजर्व। तो अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में पहले समझाती हूँ। तो अगर मैं कोई शॉपकीपर हूँ, यानी मेरी दुकान है, तो मैंने अगर पेंट बेचा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब नगद भुगतान करके गए, कई लोग मेरे से उधार पे भी पेंट ले गए दिवाली के टाइम पे। तो दिवाली के टाइम पे सीज़न था, तो मैंने कुछ 10 लोगों को पेंट बेच दिया, जिसमें से 6 लोग जो हैं वो उधार पर लेके गए। अब उन्होंने बोल तो दिया कि साहब चुका देंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे चुकाएं, हो सकता है कि उनमें से 4-5 ना भी चुकाएं और 1-2 दे जाएं। तो ये जो 4-5 लोग जो उधार नहीं चुकाएंगे और उसका मेरे ऊपर जो बर्डन पड़ेगा, तो उसको जो है, अगर मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 10,000 के लाभ में से कुछ 5,000 रुपये अपने प्रोविज़न के तौर पर रख दूंगी। यानी
कि अगर ये लोग, ये 4-5 लोग जो है वो उधार नहीं चुकाते हैं तो मैं उनको उन 5,000 रुपयों में से बैलेंस करूंगी। तो इस प्रकार का जो उधार जो नहीं चुकाया गया और वो आगे वजन बढ़ सकता है, तो उस चीज़ को संभालने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे बोलते हैं प्रोविजन अकाउंट। जो हमारा दूसरा अकाउंट होता है उसको बोलते हैं रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट में क्या होता है कि जैसे मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं उसमें से 5,000 रुपये तो अपने खर्चे के लिए रख दूंगी कि मेरे को 10,000 रुपये मिले थे, मेरी इतनी कमाई हुई, कमाई नहीं मेरा लाभ हुआ, यानी सब कुछ काट पीट के 10,000 रुपये बचे, तो 5,000 तो मैं कंपनी के लिए रख दूंगी कि मेरी कंपनी में आगे मेरे को और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है या आगे बढ़ानी है, तो 5,000 उसके। तो जो बाकी के जो 5,000 हैं जो मैं अलग से बचा कर रखूँगी किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको मैं बोलूँगी रिजर्व, यानी अलग से रिजर्व करके रखना। तो एक जो मेरा खुद का जो पैसा है उसको मैं रिजर्व में रखूँगी। तो इस प्रकार से हमने प्रोविज़न और रिजर्व को समझा। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। तो रिजर्व लाभ का वो हिस्सा होता है जो किसी व्यवसाय के अप्रत्याशित दायित्वों को लिए रखाया जाता है, यानी जिनके बारे में पता नहीं है और आगे ऐसे दायित्व आ सकते हैं, तो उसको रिजर्व बोला जाता है। जबकि प्रोविज़न क्या होता है, ज्ञात देनदारियों या खर्चों को पूरा करने के लिए अलग से रखे गए व्यवसाय से धन का हिस्सा होता है। लाभ और हानि विनियोग खाते को डेबिट करके रिजर्व बनाया जाता है और लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रोविजन बनाया जाता है। रिजर्व व्यवसाय चलाने के लिए पूंजी प्रदान करता है, ठीक है, यानी व्यवसाय को आगे चलाना उसके लिए जो पूंजी चाहिए, ये 5,000 रुपये अलग से रखें तो इसे बोलते हैं रिजर्व। और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से होने वाले खर्चों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान प्रोविजन करता है, जहाँ ज्ञात देनदारियों से उत्पन्न होने वाले खर्चों से व्यवसाय को सुरक्षित रखता है। यानी जो ये उधार हो गए, इनसे बचाने के लिए जो 5,000 रुपये रखे थे उसको मैं प्रोविज़न बोलूँगी, और अगर मेरे को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जो पैसा रखा गया है उसको बोलूँगी रिजर्व। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का मिलान नहीं होता है तो कौन सा खाता खोला जाता है। तो अभी हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले जर्नल बनता है, ठीक है, जर्नल के बाद लेजर बनता है और लेजर के बाद में ट्रायल बैलेंस बनता है। और हमने ये भी देखा था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें कुछ त्रुटियां भी देखी जाती हैं, ठीक है। तो अब जो त्रुटियां हो गई, तो त्रुटियां कैसी होती हैं, जैसे कोई 5,000 का आगे पीछे हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट से कोई गलती हो गई, 5,000 रुपये आगे पीछे हो गए, लेकिन अब पूरे साल का बनाना है, उसमें 5,000, जैसे 10 लाख का या 10,000 का हमें जो है वो यहाँ पे बनाना है। अब इसमें 5,000 रुपये को कहाँ देखने जाएं, तो अब ये इस प्रकार की जो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब दोनों पक्षों का मिलान नहीं होता, क्रेडिट और डेबिट का त्रुटि हो जाती है, तो कौन सा खाता खोला जाता है। अब क्या, अब इन 5,000 रुपयों के लिए क्या करूँ मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे आखिरी में तो सब कुछ बैलेंस ही दिखाना है। तो इस प्रकार की चीज़ों को एक खाते में डाला जाता है। तो हमसे पूछा है कि वो कौन सा खाता होता है, उच्चती खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही उत्तर हुआ उच्चती खाता, जिसे इंग्लिश में सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और उच्चती खाता, सस्पेंस अकाउंट के बारे में जानते हैं। तो मैंने ये आपको बता ही दिया कि जब पूरे साल के अंत में जो है पूरे महीनों का अकाउंट्स देखते हैं तो वो कुछ गलती हो जाती है, तो उसको, उस गलती को ट्रायल बैलेंस में से सस्पेंस खाते में डालते हैं। तो ये एक ऐसा खाता होता है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से लेन देन को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए अनिश्चितता है कि उन्हें कहाँ दर्ज किया जाना चाहिए। यानी अब 5-6 हज़ार गबन हो गए, इधर उधर हो गए, अब क्या करें, कहाँ लिखे, तो उनको अस्थायी उनको सस्पेंस खाते में लिखते हैं। एक बार जब लेखा कर्मचारी इस प्रकार के लेन देन के उद्देश्य की जांच और स्पष्टीकरण करता है तो ये लेन देन के सस्पेंस से बाहर और सही खातों को स्थानांतरित कर देता है। तो सस्पेंस खाते में प्रविष्टियां डेबिट या क्रेडिट हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने उच्चती खाते के बारे में जाना। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिमय विधेयक के पक्षकार हैं। विनिमय विधेयक क्या होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं, एक तो होता है हमारा प्रॉमिसरी नोट और एक होता है विनिमय विधेयक, जिसे हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसके कौन कौन पक्षकार होता है वो हमसे यहाँ पर पूछा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में व्याख्या में पढ़ेंगे।
पहले हम ये देख ले कि इसके पक्षकार कौन है, यानी इसमें कौन कौन सी पार्टी होती है। तो जब विनिमय विधेयक बनता है जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, तो इसमें 3-4 लोग होते हैं। तो वो 3-4 लोग कौन होते हैं वो हमसे यहाँ पर पूछा है। तो इसमें विकल्प है आहर्ता, अदाकर्ता, आदाता और ऊपर के सभी। तो विनिमय विधेयक में 3 लोग होते हैं। पहला होता है आहर्ता, दूसरा होता है अदाकर्ता और तीसरा होता है हमारा आदाता। तो यहाँ पे तीनों ही इसमें होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और विनिमय विधेयक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है ना, कई बार मैं आपको पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि मैंने कोई चीज़ खरीदी 10 लाख की, लेकिन मेरे पास अभी 10 लाख रुपए है नहीं। तो मैं जिससे मैंने लिए, जैसे जो बेचने वाला है उसको मैं एक प्रॉमिसरी नोट या फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दूंगी। तो उसमें मैं यहाँ पर एक पूरा स्टाम्प पेपर टाइप लिख के दूंगी कि मेरा नाम ये है, मैंने 10 लाख रुपए का यहाँ पर सामान लिया और अगले साल इस डेट पर मैं 10 लाख रुपए इन बेचने वालों का नाम लिखकर, इस कंपनी का नाम लिखकर इनको दे दूंगी। तो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये लीगल होता है, यानी इसके ये मैंने यहाँ पर कमिटमेंट कर दी और 1 साल बाद मुझे ये देना ही है। तो ये एक लिखित आदेश होता है जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष की मांग या निर्धारित तिथि पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। यानी मेरे को 10 लाख रुपए एक प्रॉपर डेट पर उनको देने ही पड़ेंगे। तो इसमें 3 पक्ष शामिल होता है। पहला होता है अदाकर्ता, यानी वो पक्ष जो राशि का भुगतान करता है, आदाता जिसको राशि प्राप्त होनी है, और आहर्ता जो राशि का भुगतान कृत्य को भुगतान करने के लिए बाध्य होता है, यानी बैंक, देने वाला और लेने वाला। तो इस प्रकार से इसमें 3 पक्ष होते हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आता है टर्म बिल के मामले में स्वीकार करने के वाले को अतिरिक्त 3 दिन दिए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। यानी ये जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है कि जब 1 साल बाद मैं जाऊंगी ना इसको लेकर बैंक में, तो कितने दिन में ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं टर्म बिल। तो टर्म बिल को स्वीकार करने में कितने दिन दिए जाते हैं, यानी बैंक के पास जाऊंगी तो और कितने दिन मुझे दिए जाएंगे। यानी मैंने 10 जनवरी की कमिटमेंट की थी कि 10 जनवरी को मिल जाएगा, लेकिन कुछ ये जो क्लियर होने में या फिर कुछ भी चीज़ें होती है तो उसके अंदर और 3 दिन दिए जाते हैं, यानी 13-14 जनवरी तक इसको क्लियर करवा देंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, इन 3 दिन के जो डिफरेंस है इसको अकाउंट्स में कुछ बोला जाता है, तो उसको हमसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पे बोला है देय बिल के दिन, प्राप्य बिल के दिन, अनुग्रह के दिन, कार्यकाल के दिन। तो देय बिल, प्राप्य बिल, कार्यकाल की जगह अनुग्रह, यानी मैंने किसी पे अनुग्रह किया है कि 3 दिन चल और ले लो और 3 दिन बाद मेरा पैसा दे देना, तो उसे डेज ऑफ ग्रेस बोला जाता है और अनुग्रह के दिन हिंदी में बोला जाता है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। ठीक है, तो अदाकर्ता को भुगतान करने के लिए बिल की देय तिथि के 3 अतिरिक्त दिनों की अनुमति होती है। इन्हें डेज ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है और इसमें इनको जोड़ने का जो है वो रिवाज होता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अपूर्ण रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपूर्ण, नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण यानी कुछ पूर्णता नहीं है, कुछ गलती है, कुछ चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो एक तो नाम से ही समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या बोला गया। हिंदी की एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें ना सारी चीजें मोस्टली हिंदी में समझ में आ जाती है। जैसे अपूर्ण यानी कुछ गलती है, तो अब इससे इसको समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहला कथन दिया है लेखांकन अभिलेख जो कड़ाई से दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखे जाते हैं। इस प्रणाली के तहत संपत्ति, देनदारियां, व्यय और राजस्व से संबंधित जानकारी आंशिक रूप से दर्ज की जाती है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि सही कथन कौन सा है, तो यहाँ हमारा सही कथन कौन सा नहीं है, गलत कथन पूछा है। तो हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए, क्योंकि हमसे गलत कथन पूछा और गलत कथन पहला है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो पहला कथन क्यों गलत हुआ, क्योंकि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है कि अच्छे से हर चीज रिकॉर्ड होती है, एकल प्रविष्टि प्रणाली में नहीं होती है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था। तो अब दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में जब सारी चीजें अच्छे से होती है तो वो अपूर्ण कैसे कहलाएगी। तो
तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया, क्योंकि लेखांकन अभिलेख जिनमें दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार कड़ाई से कोई चीज़ नहीं रखी जाती है उसे अपूर्ण अभिलेख कहा जाता है, यानी अच्छे से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सामान्यतः इस प्रणाली के अंतर्गत देनदार और लेनदार के रोकड़ व्यक्तिगत खातों के अभिलेख उचित रूप से रखे जाते हैं, लेकिन परिसंपत्तियां, दायित्व, व्ययों के राजस्वों से संबंधित अधिसूचनाओं को आंशिक रूप से अभिलेखित किया जाता है, तो इसलिए इसे अपूर्ण रिकॉर्ड अभिलेख बोला जाता है। चलिए हमारे आखिरी प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ज को चुकाने में विफल रहता है तो ऐसी राशि को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं खराब ऋण, खराब ऋण की वसूली, खराब ऋण के लिए प्रावधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी अगर मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया और मेरा ये था कि मैं 4 साल में इस लोन को चुका दूं, लेकिन मैं इसे नहीं चुका पाई, तो बैंक इसको किस खाते में डालेगा, क्या बोलेगा? तो इसको बैंक बोलेगा खराब ऋण, यानी बैड लोन इसे बोला जाता है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और खराब ऋण के बारे में, बैड लोन के बारे में और जानते हैं। तो यानी अगर मैं अपना कर्ज भुगतान करने में विफल रहती हूँ तो उसे बैड ऋण, बैड लोन बोला जाता है। तो खराब ऋण एक संगठन के लिए प्राप्य खाता होता है, ठीक है, जो संगठन से क्रेडिट पर ली गई राशि का भुगतान करने में ग्राहक की असमर्थता के कारण ग्राहक से अचूक हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं खराब ऋण। यानी मैं अपना लोन नहीं चुका पाई, तो जो बैंक या कंपनी उसे बैड लोन के अंदर डाल देगी। तो मित्रों, इसी प्रकार से आज की हमारी टारगेट सीरीज के 10 प्रश्न अकाउंट से, लेखांकन से समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो राजस्थान में तूफान आ रहा है, इसीलिए कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम तक रोज एक वीडियो सही समय पर आप लोगों के लिए लेकर आए। अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।